एक हिजड़े की बदरूह का इंतकाम, आखिरी किस्त। राहुल ने चाकू उठाया, सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगा। जैसे ही इसने छत का दरवाज़ा खोला, सामने कुछ भी ना था। इसने हर तरफ नज़र की, लेकिन कोई ना मिला। इसे एक ख्याल आया और दौड़ता हुआ राज के कमरे में भागा। लेकिन ये क्या, राज तो सो रहा था, वो भी अपने ही कपड़ों में। राहुल को हैरानी हुई। वो वहाँ से वापस लौटा, चाकू रखा और अपने कमरे में चला गया। सुबह जब राहुल उठा तो उठते ही राज के कमरे में चला गया, जहाँ राज सो रहा था। पूजा ने राज को राहुल के कमरे से देखा तो उसके पास चली गई। पूजा, क्या हुआ? आप सुबह सुबह, कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि महाराजा संदीप का कत्ल राज ने? राहुल, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन रात मैंने राज को। पूजा, क्या? राहुल, बस कुछ नहीं, तुम खाना लगाओ, मैं नहा कर आता हूँ। राहुल अपने कमरे में गया और काफ़ी देर तक रात होने वाले वाक़ये के बारे में सोचता रहा। राहुल, मुझे नहीं लगता मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन जो रात मैंने देखा वो भी झूठ नहीं है। आखिर काफ़ी सोचने के बाद राहुल के मन में एक तरकीब आई कि वो घर से शहर जाने का बहाना बनाएगा और रात शायद वहीं रह ले। फिर वो छुपकर महल में आएगा और राज या जो कोई भी था उसे रंगे हाथों पकड़ेगा। राहुल नहाकर तैयार होकर आया और नाश्ते की टेबल पर पूछा और राज को मुखातब करके कहा कि वो आज शहर जा रहा है किसी काम से, तो वो सुबह ही आ सकेगा वापस। राज, लेकिन पिताजी, ऐसा कौन सा काम है? राहुल, बेटा, तुम्हारे लिए ख़ास चीज़ लानी है, इसलिए। और पूजा, तो राज का ख्याल रखना। मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं अब चलता हूँ। राज ने पूजा की तरफ देखा जो उस वक़्त गहरी सोच में थी। राज, क्या हुआ माई? पूजा, कुछो नहीं, तुम नाश्ता कर लो। तुम्हारे बापूजी के लौटने से पहले मुझे तुम्हें राम मंदिर के करीब ही एक बाबा रहते हैं, उनके पास लेकर जाना है, जल्दी करो। राज ने जल्दी से नाश्ता किया और तैयार होकर अपनी माँ के साथ निकल गया। वो राम मंदिर के पीछे ही इस बाबा जलंधर लाल के आस्थाना था। वहाँ बहुत भीड़ थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद राज का नंबर आया। जलंधर लाल, बताओ बेटे, क्या मुसीबत है? राज ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा बता दिया। बाबा जलंधर लाल ने एक एक पाने से भरा थाल मंगवा लिया और राज को इसमें एक हाथ रखने को कहा। अचानक पानी का रंग सुर्ख होना शुरू हो गया। राज, ये क्या हो गया? जलंधर लाल, इसका मतलब वो जो कोई भी है, खून की प्यासी या प्यासा है। जलंधर लाल ने उस खून को फूंक मारी और वो खून फिर से पानी हो गया। लेकिन अब की बार इस पानी के थाल में कोई वाकया चल रहा था, जैसे मूवी चलती है। सबने देखा कि कैसे महाराजा संदीप बेटियों को कत्ल करवाते हैं और कैसे एक किन्नर महल में आता है और कैसे उसके साथ विवान ज्यादती करता है, कैसे वो मर जाती है और कैसे साधु भून लाल इसकी आत्मा को जिंदा करता है, कैसे रुक्मणी साधु के पास पहुंचती है और कैसे राधा विवान को मारती है, और आखिर में राहुल, कैसे राहुल रुक्मणी और साधु को मार देता है। राज अपने बाप दादा और चाचा के जुल्म देखकर दंग रह जाता है। पूजा खामोशी से सर झुका लेती है। अचानक जलंधर लाल का गुलाम इन्हें अपनी तरफ बुलाता है। जलंधर लाल राज और पूजा को वहीं बैठने का कहकर चला जाता है। कुछ देर बाद वो लौटता है तो उसके चेहरे पर मायूसी होती है। पूजा, क्या हुआ बाबा? जलंधर लाल, देखो बेटी, ये काम मेरे बस में नहीं। बेहतर है तुम यहाँ से अभी के अभी चली जाओ, वरना बहुत बुरा हो सकता है। पूजा जानती थी कि इनके किए की सज़ा नहीं भुगतनी होगी, तो वो राज को लेकर वहाँ से चली जाती है। पूजा के जाते ही जलंधर लाल के पास पूजा आती है। राधा, अच्छा किया तुमने। जलंधर लाल, मत भूल कि तुमने वचन लिया है कि तुम पूजा और राज को कल से तंग नहीं करोगी और खुद की आत्मा को मेरे हवाले करोगी। राधा, मैं अपना वचन नहीं भूलती। आज आखिरी रात है, आज की रात इस पापी का अंत होगा और सारे गांव को इन पापियों से छुटकारा मिल जाएगा। फिर जैसे तुम चाहोगे वैसे होगा, तुम्हारी गुलाम रहूंगी उम्र भर। जलंधर लाल, नहीं बाले, इसके बाद तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी और तुम भगवान के पास चली जाओगी। इसके बाद मैं वो गुड़िया जला दूंगा ताकि फिर कोई गड़बड़ ना हो। राधा, चलो जैसे आपकी आज्ञा, मैं अब चलती हूँ, कल मिलेंगे राहुल के कन्यादान में, इसी शमशान घाट में। और फिर राधा वहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ राहुल अपने दोस्त के साथ बैठा था, वही दोस्त मनोज जिसने रुक्मिणी को मारने में इसकी मदद की थी। राहुल ने उसे सारी बात बताई। उसने भी राहुल का साथ देने का फैसला किया।
दरअसल मनोज का इरादा था कि अगर आज राहुल राज को मार देता है तो वो राहुल के खिलाफ सबूत पंचायत भिजवा देगा और पंचायत उसे फांसी की सज़ा दे देगी। पीछे रह जाएगी पूजा और हवेली। मनोज मन ही मन में वाह वाह मनोज, बामन वाह वाह, पूजा जैसी हसीन औरत और पैसा ही पैसा। मनोज को यूं मुस्कुराते देखकर राहुल का जैसे इसको झंझोड़ा। राहुल क्या हुआ, किस ख्यालों में हो? मनोज हा हा हा, अरे कुछ नहीं, बस वह जिस दुश्मन में तुम्हारी हवेली में है उसका इंजाम सोचकर खुशी हो रही थी। राहुल हा हा हा, जिसके पास तेरे जैसा यार हो शातिर दिमाग वाला, उसको भला और क्या चाहिए? मनोज मुझे लगता है तेरे बेटे ने ही महाराजा संदीप को मारा है और इसी बात का जश्न वो छत पर कर रहा था। राहुल लेकिन कल यही तो मुझे समझ नहीं आई कि वो क्यों मारेगा और इतनी जल्दी कपड़े कैसे बदले इसने। मनोज जो भी हो, आज के आज इसका किस्सा तमाम कर दो, वरना अगर वो राज है और गांव वालों को पता चला कि तुम्हारा छोरा इस तरह छत पर नाचता है तो बदनामी तुम्हारी ही होगी। ज़रा सोचो, महाराजा संदीप की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और क्या पता राज की वजह से इस बार चुनाव में लोग तुम पर थूकें और महाराजा किसी और को बनाएं। देख, मानता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वो तुझे बुरा लगेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, इज्जत बचानी है तो आज के आज ही कुछ करना होगा। राहुल कह तो सही रहे हो तुम, मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से मेरे ख़ानदान के नाम पर कीचड़ उछले। अच्छा तुम तैयार रहो, आज हवेली में हमें इसे पकड़ना है, वो भी छुप कर, इसे पता नहीं चलना चाहिए। मनोज मैं तैयार हूँ। रात के 12 बजे थे जब राहुल और मनोज के साथ हवेली में दाखिल हुआ। उसने बिना आवाज़ किए चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। छुपकर हाल में टेबल के नीचे छुप गया। मनोज सुनो, क्या वो आएगी? राहुल धीरे बोलो नालायक, और वो आएगी, इस वक्त भी 12 ही बजे थे। मनोज मुझे वो वक्त याद आ गया जब इस तरह हमने रुक्मिणी का इंतज़ार किया था। राहुल बकवास बंद कर चुप रहो और काली आंखें खोली रखो। कुछ देर बाद घुंघरू की आवाज़ आने लगी और वो जो कोई भी था उसकी घुंघरू की आवाज़ बहुत मदहोश करने वाली थी। मनोज वाह यार राहुल, क्या मस्त चीज़ है, पता नहीं चेहरे से कितनी मस्त होगी। राहुल ने मनोज के बाल खींचे। कमीने कुत्ते के बच्चे, मुझे डर ही ये है कि ये राज ना हो, और तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बात करते हो। मनोज माफ़ करना, भूल गया था। तौबा तौबा, भगवान माफ़ कर दो मुझे, लेकिन अगर चोरी हुई तो मेरी होगी। राहुल ने गन मनोज के मुंह में डाल दी। अब अगर कुछ बोला तो छूट जाएगी गोली, समझे तुम? मनोज ने हाथ जोड़ दिए और मुंह बंद करके राहुल के पीछे छत की तरफ जाने लगा। राहुल ने जैसे ही सीढ़ियों पर पांव रखा, मनोज सुनो राहुल, तुम जाओ, मैं ज़रा हल्का होकर आता हूँ। राहुल लेकिन मनोज तुम जाओ यार, मैं बस अभी आया। जैसे ही राहुल ऊपर जाने लगा, मनोज ने रुख मोड़ा और राहुल के कमरे में जाने लगा, लेकिन उसी वक्त राहुल ने सर पीछे की तरफ घुमाया और उसे देख लिया। राहुल मन ही मन में सोच रहा था कि ये दूसरी तरफ क्यों जा रहा है, जबकि बाथरूम तो दूसरी तरफ है। राहुल को कुछ ठीक नहीं लगा और वो उसके पीछे जाने लगा। राहुल ने पीछे दीवार से देखा और तो उसके कमरे में जा रहा था जहाँ पूजा सो रही थी। राहुल समझ गया, लेकिन छुपकर देखने लगा। जब मनोज ने दरवाज़ा खटखटाया तो पूजा को लगा कि राहुल है। पूजा ने दरवाज़ा खोला। पूजा, राहुल तुम आ गए। पूजा के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब इसकी नज़र मनोज पर पड़ी। पूजा, तुम इस वक्त, राहुल कहाँ है? मनोज, राहुल जल्द ही ऊपर जाने वाला है बुलबुल, अब मेरी आदत डाल लो। पूजा, क्या बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? निकल जाओ वरना। पूजा ने मनोज से दूर हटने की कोशिश की, लेकिन मनोज ने उसे पकड़ लिया। लेकिन तभी मनोज के कंधों पर किसी ने हाथ रखा। मनोज ने पूजा को छोड़ा और जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर खौफ के आसार दिखाई देने लगे। मनोज, राहुल तुम तो ऊपर छत पर थे ना? राहुल, था और हूँ में बहुत फ़र्क है। क्या कर रहे हो यहाँ? मनोज, मैं तो हाँ वो पानी पीने आया था। जब पूजा ने मुझे अपने पास बुलाया और गले ही पड़ गई। मैंने बहुत रोका मगर। राहुल, बस करो, बंद करो अपनी बकवास, सब देखा है मैंने। तुम्हें क्या लगता है मैं ऊपर रहूँगा और तुम यहाँ नीचे? बस शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त मानते हुए, लेकिन अब नहीं, अब ये किस्सा यहाँ ख़त्म होगा। राहुल ने बंदूक उठाई और मनोज के मुंह में डाल दी और फायर करता गया। 2-3 फायर के बाद इसकी नज़र सामने पत्थर पर पड़ी।
इसने इसे उठाया और मनोज के चेहरे पर बार बार मारता गया। राहुल ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया, फिर लातों से उसकी लाश पर हमला किया। फिर भी इसके अज़ार शांत नहीं हुए तो उसने चाकू उठाकर, लेकिन पूजा बीच में आ गई। पूजा, नहीं, बस कर दो, वो मर तो गया है ना, इस तरह लाश पर अत्याचार मत करो। राहुल ने पूजा को धक्का दिया। वो दीवार से जा लगी और बेहोश हो गई। राहुल को लगा पूजा मर गई है। फिर इसने बंदूक और चाकू उठाया और छत पर जाने लगा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही राज था, जो औरतों के लिबास में था। राहुल, आखिर तुम रंगे हाथों पकड़े ही गए। राज, हा हा हा, क्या हुआ पिताजी? गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आपको तो फ़ख्र होना चाहिए था कि आपका बेटा कमाल का नाचता है। हा हा हा, मतलब नाचती है। राज फिर से बोला, बापू, अभी आपने मेरा नाच देखा ही कहाँ है। बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी आप मेरा नाच देखो, शायद इस नाच से आपको कुछ याद आ जाए। राहुल ने गुस्से से आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह पर जम गया है। राज ने गोल फिरना शुरू कर दिया और गुनगुनाने लगा, पैरों में पायल बाजेगी, तुम्हारे सामने ये राधा नाचेगी। राहुल, क्या नाम लिया तुमने? राधा? राज, हा हा हा, नहीं पहचाना? चलो कोई बात नहीं, अब देख लो मेरा ज़ाहरी रूप। अचानक राज के जिस्म ने एक काला धुआं निकला और काले हयोले की शक्ल इख्तियार कर गया। फिर वो हयोला इंसान बनने लगा और देखते ही देखते राधा अपने असली रूप में आ गई। राज वहीं बेहोश हो गया। राहुल, तुमने तो हमने मार दिया था ना, फिर कैसे आ सकती हो? अचानक राधा ने हंसना शुरू कर दिया। वो हंसने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि राहुल के कान से खून बहने लगा, लेकिन वो हिल नहीं सकता था, न कुछ कर सकता था, सिर्फ ज़बान चल रही थी इसकी। राहुल, बंद कर दो सब, तुम्हें भगवान का वास्ता है, बंद कर दो। राधा, क्या हुआ? जब रुक्मिणी चिल्ला रही थी कि छोड़ दो मुझे, मत जलाओ, तब तो तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी। हाँ, और क्यों मारा अपने दोस्त को? इसके कहने पर ही तो तुमने रुक्मिणी को जलाया था, यही सोच कर ही कि इसका साधु से चक्कर है। अब पता चला जब इसने तुम्हारी पत्नी पर हाथ डाला। जिस तरह तुमने साधु भोनलाल के टुकड़े किए थे, मैं भी तुम्हारे टुकड़े करूँगी। राहुल, राधा के चेहरे से खून टपक रहा था, तुम्हें मैं जिंदा काटूंगी, जिंदा, समझे तुम? राधा ने खंजर उठाया। राहुल खौफ से कांप उठा। राहुल ने न जाने कितने लोगों को मारा था, लेकिन इसे आज पता चला कि जब मौत करीब आती है तो कोई खौफ की लहर जिस्म में दौड़ जाती है, जो इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है। राधा ने खंजर से राहुल की टांग काटी तो वो दर्द से चीख उठा और आहिस्ता आहिस्ता राहुल का सारा वजूद काट डाला। राहुल और दर्द बर्दाश्त ना कर सका और वहीं मर गया। दूसरी तरफ राज को होश आ गया। राज ने देखा कि कोई सामने ज़मीन पर खून के साथ बैठा हुआ है। राज इसकी तरफ बढ़ने लगा तो देखा कि इसके पिता के टुकड़े हुए पड़े हैं, और वही राधा तो इसने जलंधर लाल के आस्थाने में एक थाल में देखी थी। वही इसके पिता के टुकड़े मुंह में डालकर इससे खून पी रही थी। राज ये देखते ही ज़मीन पर गिर गया। जब राधा ने इसकी आवाज़ से इसकी तरफ देखा, राज, मैं जानता हूँ मेरे पिताजी ने गलत किया, कोई भी दुखी आत्मा इस तरह खून नहीं पीती। राधा ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाई। मैं दुखी नहीं, शैतानी आत्मा हूँ, जिसे काले जादू की मदद से साधु ने वापस लाया है मुझे, वरना अगर आत्माएं खुद जिंदा होने लगती तो कोई कत्ल क्यों करता। अब जल्दी करो, ये टुकड़े पूरे में डालो और मेरे पीछे चलो, वरना मैं तुम्हें भी अपने बाप के पास पहुंचा सकती हूँ। राज ने इसका कहना माना और अपने बाप के टुकड़े उठाने लगा। इसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इसने खुद को मजबूत किया। बोरी भरकर वो राधा की तरफ देखने लगा। राधा, पीछे चलो मेरे। राज वो बोरी घसीट कर छत से सीढ़ियों पर उतरने लगा। इस बोरी से खून बिना रुके बह रहा था, लेकिन राज की मजबूरी थी। इसके पास राधा की बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। राधा उसे हवेली के पिछले हिस्से में ले गई, जहां मनोज की लाश पहले से पड़ी थी। राधा, ज़मीन खोदो और दफना दो उसे। राजा ने ज़मीन खोदी और अपने पिता की मौत वो देख चुका था। उसने राधा की बात मानने में ही भलाई समझी। राज ने ज़मीन खोदी और लाशें इसमें रख दी और इस पर मिट्टी डाल दी। राधा, अब मेरी बात गौर से सुनो। जो जलंधर मुझे मुक्ति दिलाना चाहता था, वो खुद ही किसी ने उसको कत्ल कर दिया है।
अब मेरी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी। मैं इस गुड़िया में ही रहूँगी जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती। तुम वो गुड़िया किसी कमरे में बंद कर देना और दरवाजे के बाहर संदूर से हिसार बना देना। तुम जितना भी हो सके ये महल छोड़ दो, क्योंकि मैं एक शैतानी आत्मा हूँ। अगर मेरा रुख बदला तो मैं किसी भी हालत में तुम्हें भी मार दूँगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम और तुम्हारी माँ ये महल छोड़ दो। राज ने उसकी बात मानी और गुड़िया लेकर आया, जिसमें राधा की आत्मा काले धुएं की शक्ल में दाखिल हो गई। राज ने उसे महल के आखिरी बंद कमरे में फेंका और कमरे को ताला लगा दिया और संदूर से कमरे के बाहर हिसार बना दिया। राज ने जल्दी से महल में पड़े हुए कुछ जेवरात और ज़रूरी चीज़ें समेटी और अपनी माँ को उठाया। पूजा उठी, इसका सर भारी हो रहा था। राज, माँ जल्दी से उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। राज और उसकी माँ ने सामान लिया और हवेली को ताला लगा दिया। रात में ही इस गांव से दूर निकलकर शहर में चले गए। शहर में इसके पिताजी का बड़ा सा घर पहले से मौजूद था। राज और इसकी माँ वहाँ पहुँच गए। सुबह जब हवेली के मुलाजिम हवेली पहुँचे तो हवेली का दरवाज़ा बंद था। इन्हें लगा कि शायद घूमने गए होंगे, लेकिन जब 3-5 दिन तक हवेली बंद रही तो गांव वालों ने समझा कि महाराजा संदीप के मरने के बाद इन लोगों ने हवेली छोड़ दी है। कुछ लोगों ने हवेली में अंदर जाने की कोशिश की ताकि वो लावारिस हवेली को बेच सकें, लेकिन जो भी हवेली जाता या तो मारा जाता या इसकी लाश महल के बाहर लटकती हुई मिलती। आखिर लोगों ने आसेबज़दा हवेली का बोर्ड लगाकर उस हवेली को चारों तरफ से बंद कर दिया। 3 साल बाद राज ने शहर में ही एक लड़की पसंद कर ली थी जिसका नाम प्रिया था और इसी से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद राज को जुड़वां बेटियां हुई थीं, मुना और अंजलि, और अभी वो दोनों 2 साल की थीं कि राज ने खुद से ज़्यादा प्यार करता था। प्रिया का सारा दिन इनको संभालने में चला जाता था। एक दिन प्रिया राज के पास गई जो किसी सोच में खोया हुआ था। प्रिया, एक बात पूछूं? आप अक्सर बेटियां जब होती हैं तो बाप ज़्यादा खुश नहीं हुआ करते, क्योंकि उसको बेटा चाहिए होता है जो कि उसका सहारा बने, लेकिन आप इतने खुश क्यों हैं? राज एक आदमी था हमारे गांव में जिसके 7 बेटे थे। वो बहुत खुश था। उसने अपने बेटों की हर ज़रूरत पूरी की, हर खुशी का ख्याल रखा। लेकिन जब इसके बेटे कमाने लगे तो उसे लगा कि अब इसकी मेहनत का सिला इसे मिलेगा। लेकिन जब इसके बेटों ने शादियां की तो इनके बेटों की बीवियों ने उनसे कहा कि कमाते तुम हो और ये बुढ़ा घर में बैठकर बस खा रहा है। आखिर इस बुढ़े को इसके बेटों ने निकाल दिया और वो दर दर भीख मांगने लगा। और तुम्हें पता है इस बुढ़े को खाना कौन खिलाता था? प्रिया, कौन? राज, वही पड़ोस की लड़की। जब वो पैदा हुई थी तो इस बुढ़े ने उसके पिता का मजाक उड़ाया था कि देखो मुझे बेटा हुआ है और तुम्हें बेटी। ये काम की नहीं है, ऊपर से बोझ है और कुछ देगी भी नहीं, उल्टा बहुत कुछ ले जाएगी अपने ससुराल। तुम्हें पता है मेरे चाचा, पिता और दादा तो लड़कियों को पैदा होते ही मार देते थे, लेकिन आज मैं लाख शुक्र अदा करूं राधा का, जिसने मुझे एक इंसान बनाया। प्रिया, कौन राधा? राज मुस्कुराया, बस है कोई राधा। कुछ साल बाद गांव में नए लोग आए थे। हवेली के लालच में संकेत और उसकी बीवी माही और इनका 4 साल का बेटा अनिल, जिनका कहना था कि यह हवेली उन्होंने खरीदी है। गांव वालों ने लाख मना किया कि इधर एक आत्मा है, लेकिन वो नहीं माने। संकेत ने हवेली साफ करवाई और सारे कमरे देखने लगा कि शायद हवेली के कागजात मिल जाएं। एक कमरे में ताला लगा हुआ था। उसे लगा कि वहाँ कोई ख़जाना होगा या हवेली के कागजात, लेकिन जब इसने देखा तो वहाँ सिर्फ एक गुड़िया रखी हुई थी। संकेत ने गुड़िया देखी और फेंक दी और दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। रात के 12 बजे संकेत की आंख खुली। उसकी आवाज़ कमरे से बाहर आ रही थी। वो घुंघरू की आवाज़ें सहन से आ रही थीं। जैसे ही वो सहन में पहुंचा, सीढ़ियों पर कोई औरत छत की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसके बाल लंबे, ऊंचे कद में और गोरी रंगत देखकर संकेत खुद को रोक ना सका और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जब इस औरत ने अपना चेहरा घुमाया तो उसका चेहरा बहुत खौफनाक था। चेहरे पर जैसे खाल थी ही नहीं, सिर्फ गोश्त था। संकेत ने इसका हाथ छोड़ा और चिल्लाना शुरू कर दिया। इसकी बीवी और बेटा इसके पास पहुंच गए। संकेत ने अपने बेटे को उठाया और बीवी का हाथ पकड़ा और हवेली छोड़कर भाग निकला। वो तो भाग निकला, लेकिन वो नहीं जानता था कि राधा को कमरे से आज़ाद करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आखिर फिर से उस हवेली को कुछ पंडितों ने बंद करवा दिया।
लेकिन आज भी जब कोई इस हवेली की तरफ गुजरता है तो उसे हवेली की छत पर एक खूबसूरत लड़की नज़र आती है जो लोगों को अपने पास बुलाती है। इसलिए गांव वालों ने इस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया था, लेकिन अनजान क्या जाने उस हवेली का राज। जी तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआओं में मुझे याद रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर एक बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।